हमारे चहेते प्रधान चौकीदार लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों और सज्जनों, हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे हम आप वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 29,000 संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। आप वही दिग्विजय सिंह है जो कहते थे सवर्णों के वोट नहीं चाहिए। आप वही दिग्विजय सिंह है जो कहते थे व्यापारियों के वोट नहीं चाहिए। अरे आप इस नई आइडिया ने, इस नए सोच ने, इस नई अप्रोच ने मानो पूरे देश को अपने रंग में रंग डाला है। हमारे दो दिमाग पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस अभियान ने फेल किया है। और अब ये भोपाल की जनता तो उत्सुकता में बैठी है कि कैसे आपकी जमानत जब्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। को 30 लाख बार ट्वीट किया गया है। इस अभियान के वीडियो को 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने ऑनलाइन देखा है। नमो ऐप और सोशल मीडिया पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं भी चौकीदार। 500 से भी ज्यादा लोकेशन से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये जन आंदोलन कैसे पैदा हुआ, कैसे उभरा, हमें किसने प्रेरित किया, हमें किसने इंस्पायर किया? जी हाँ, हमारे लोकप्रिय, हमारे चहीते, दूरदर्शी, शक्तिशाली, विश्व ख्याति प्राप्त विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड बाय एग्जाम्पल के जीते जागती मिसाल हैं ये। सर की बातों से, उनके विचारों से, उनके बर्ताव से हम इंस्पायर होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने भारत से गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गंदगी हटाने के लिए 24/7 काम किया है, जी तोड़ मेहनत करी है। पिछले 5 सालों में इन्होंने अपना हर दिन, अपनी हर रात देश की सेवा में न्यौछावर की है। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देकर इन्होंने हम सभी भारतवासियों को सिर उठा के जीने का मौका दिया है, सुरक्षित माहौल में जीने का मौका दिया है। जी हाँ, सही मायनों में प्रधान चौकीदार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के, क्योंकि नहीं झुका करते हैं दुनिया से करने को समझौता। ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आंख भविष्य का तमचीर, हम हैं इनके साथ खड़े क्योंकि ये सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे सभा को सर प्लीज संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश भर के चौकीदारों को मेरा नमस्कार। आज देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर इसी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले, देश के सम्मान में ही अपना गर्व अनुभव करने वाले लाखों लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मिलने का आज सौभाग्य मिला है। टीवी चैनलों के माध्यम से भी देश के करोड़ों परिवारों के साथ जो आज अपने घर में होंगे, उनसे भी संवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला है।
चुनाव की गर्माहट में ये एक ऐसा अवसर है जिस पर सबकी निगाहें होना बड़ा स्वाभाविक है। दो 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी। और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण देश में मेरे विषय में एक जिज्ञासा पैदा हुई थी कि आखिर इंसान है कौन। देश में तो अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो एक जिज्ञासा पैदा हुई थी, और उस जिज्ञासा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया, और मुझे देश के हर कोने में जाने की नौबत आई। तब मेरे मन में जरूर विचार आया कि मैं लोगों से क्या कहूंगा, और तब जाकर के मैंने उनसे कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूं। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है, और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में मैं मेरी जिम्मेवारी निभाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है, और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है। तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है। ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है। चौकीदार एक स्पिरिट है,
एक भावना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में, और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। और ये भाव जितना प्रबल होगा, 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। और आज 2019 के चुनाव, हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है। देश की जनता को हुक्मनारों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। आज मैं हर प्रकार से अपने जीवन में एक चौकीदार की तरह काम करने वाले आप सबको मेरे सामने जब देख रहा हूं, और हिंदुस्तान के 500 से अधिक जगह पर इस एक भाव से जो लोग जुटे हैं, उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। सर, आपके विचारों को सुनने के बाद जिस वजह से हम सभी, मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े थे, तो वजह और भी मजबूत हो गई है।
सर, हमारे पास लाखों सवाल आए हैं। हम सभी उत्सुक हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। लाखों सवाल आए हैं देश भर से। आइए सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें। पहला सवाल यहीं तालकटोरा स्टेडियम में बैठी एक चौकीदार हमसे पूछेंगी। अब अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में बैठी चौकीदार जो है वो अपना पहला सवाल सर से पूछेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को, 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के ओर से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है जब मैं शपथ लूंगा, वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है, हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे, लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है, उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर। फिर चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर मैं भी चौकीदार हूं के तहत प्रधानमंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं। आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को
30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है, उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात, ये निर्णय मैं इसलिए कर पाया, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। उन्हें छूट दे पाया, इसका कारण यह है कि मुझे उनकी डिसिप्लिन में भरोसा है कि वो कभी वैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आए। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा और उनके डिसिप्लिन पर विश्वास, इसके कारण उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मुझ में ताकत थी। अब इसके पीछे मेरी विचार प्रक्रिया क्या है? हो सकता है शायद दवे यही जानना चाहते हो। देखिए, ये आतंकवाद से हम 40 साल से पीड़ित हैं। कौन ये पाप करता है सारी दुनिया को पता है। रिमोट कंट्रोल कहां है सबको मालूम है। आतंकवादियों के आका कहां बैठे हैं सबको मालूम है। और वे आए मारे चले जाए। मुंबई में आए, अनेक लोगों को मार के चले जाए, उरी में आए। अब मुझे बताइए, हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं, थोड़ा भी पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो तो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है, खेल वहीं खेला जाएगा। अब मैदान उन्हीं का होगा, मैदान उन्हीं का होगा। और आतंकवाद, और मुझे सबसे बड़ी बात, कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं। मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हाँ बालाकोट में कुछ हुआ था,
तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि यहां टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो 1.5 महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते, और हमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है, वहां बच्चों का स्कूल चल रहा है, ताकि दुनिया को ले जाकर के दिखाया जाए कि वहां कभी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन अब वो ऐसी जगह पे वार हुआ है, इसके कारण ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते थे। और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी, कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मोदी को गाली देने में जो उत्साही लोग हैं, वो वहां पाकिस्तान की अपने बयानों से मदद कर रहे हैं। सर, अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं। ग्वालियर नमस्कार, शुरू कीजिए। हाँ, ग्वालियर। हाँ, मौजूद है, सवाल पूछिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, सवाल पूछिए, देश पूरा इंतजार कर रहा है ग्वालियर को सुनने के लिए। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सवाल पूछने वालों से मेरी प्रार्थना है कि औरों का समय खराब हो रहा है, बहुत जल्दी आप अपना काम पूरा कीजिए। माननीय हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सादर नमस्कार करती हूँ। मैं शकुंतला सिंह परिहार ग्वालियर से एक शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नव निर्माण भारत की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे भ्रष्टाचार को लेकर है। पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे, प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूं शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से
सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना। अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। जो पैसे गए, कानून बनाए हमने। 9,000 करोड़ रुपया का घपला किया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है। ऑक्शन होता चला जा रहा है। ये सबका दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकलाते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया। पहले जितने लोग टैक्स देते थे, आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है। एक, ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना। उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं रही जी। आपने देखा इस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है। इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहें कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई? अनाप शराब गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा? हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है, उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। दूसरा, जो गलत करता है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और ये कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है, लोगों को लगाया है, ये तो किया है। लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है। वरना तो रास्ते चलता है, 5 रुपया किसी का मारेगा तो भी कहेगा ऊपर पहुंचाना है, और किसी को लगता है ऊपर यानी पीएम को पहुंचाता होगा। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रहे नहीं, तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। लेकिन इसको विस्तार से हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, मैं आपका समय लेता नहीं हूं। देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा है कि इस देश में लूटने वाले बचने नहीं चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस काम को मैं करके रहूंगा। देश के विकास में
आज मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। श्री अमित शाह जी मौजूद हैं चांदनी चौक में, श्री सुषमा स्वराज जी मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली में, श्री राजनाथ सिंह जी ईस्ट दिल्ली में। कई सारे नेता हमारे साथ बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। अगला सवाल हम लेंगे बेंगलुरु कर्नाटका से। कनेक्टेड, आप अपना सवाल पूछिए। कर्नाटका नमस्कार। हाँ बेंगलुरु बताइए। आप सवाल पूछिए, वो अपने आप नारा बंद करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। वर्षों से हम सुनते रहे कि भारत एक विकासशील देश है और मेरा प्रश्न है कि आपका नाम तो बता दीजिए। विकसित देशों में गिने जाएंगे। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम राकेश प्रसाद है। क्या करते हैं? बेंगलुरु से IT प्रोफेशनल हूँ सर। IT। थैंक यू। बताइए, मैंने पूरा सवाल पूछा, समझा नहीं। सर मेरा प्रश्न है कि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। ऐसा समय कब आएगा कि हम भी विकसित देशों में गिने जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बधाई देता हूं। जब हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में ये इच्छा जगती है, इसका मन में एक भाव जगता है कि भाई कब तक विकासशील, कभी तो विकसित देश बनना चाहिए। और ये सवाल में वो एक इच्छा पड़ी है, आकांक्षा पड़ी है और कर सके ऐसे व्यक्ति पे भरोसा भी पड़ा है। ये बात सही है कि बहुत देर हो चुकी है। देश आजाद होने के बाद हमने इसी मिजाज से भारत में जो आजादी का, देशभक्ति का जो माहौल था, उसको अगर इसी दिशा में चैनलाइज कर दिया होता, सही नेतृत्व दिया होता, तो हमारे पीछे कई देश हैं जो स्वतंत्र हुए, छोटे देश थे, वे भी आज समृद्ध देशों की गिनती में आ गए हैं। भारत के पास समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति और 125 करोड़ देशवासियों का सपना बनना चाहिए कि हां, अब हमें पिछड़े रहना नहीं है, हमें बैकवर्ड की गिनती में आना नहीं है। पिछले 5 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि आज दुनिया में जो भी निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णयों में हमारी आवाज सुनाई दे रही है। 2014 में जब मैं आया तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 11 नंबर पे थे। और आप जानकर के हैरान होंगे कि जब हम 11 नंबर पर थे तो उस समय के वित्त मंत्री, पुरानी सरकार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उनको लगता है इस देश में उनकी बराबरी की बुद्धि वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने 2014 के पहले बजट के समय पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था और बड़ी खुशी व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान ने गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। मैंने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई ढोल नहीं पीटे, आज हम नंबर 6 पे आ गए। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आजकल मैं राज्यों से जब बात करता हूं तो मैं राज्यों से पूछता हूं
कि बताइए भाई, क्या कभी आपका राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है क्या? इसके लिए आप क्या योजना करेंगे? एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। हम दुनिया की जो समृद्ध देश है, शक्ति है, उनके साथ जुड़े। अब देखिए, अभी हम स्पेस पावर बने। मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने लोगों की घटना समझ आई है। अंतरिक्ष में जाकर के हमारे लोगों ने जो पराक्रम किया है, देश की ताकत बढ़ती है। देश के हमारे नौजवान ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश की ताकत बढ़ती है। हिंदुस्तान के नोबेल प्राइज पाने वालों में संख्या बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमने वैश्विक जो मानदंड बने हैं, उसमें अपनी जगह बनानी है, और हम उन सारे क्षेत्रों में एक साथ काम पे लगे हैं। और आप देखिए, भारत के पास सब कुछ है, एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के एक विकसित राष्ट्र के रूप में जगह पाने के लिए, एक डेवलप कंट्री के रूप में जगह पाने के लिए। और जब देश के सामान्य नागरिक के मन में सपना आता है, तब तो ये पक्का बनेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे साथ देश के कई सारे वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, वो शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय रूपानी जी गोधरा में, श्री मनोहर लाल खट्टर जी गुड़गांव में, श्री जयराम ठाकुर जी शिमला में, और श्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड में। हमारे साथ ये सभी नेता बने हुए हैं। अगला सवाल आ रहा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं, और अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते चित्तौड़गढ़, नमस्कार महोदय। मैं राम सिंह राणावत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। महाराणा प्रताप की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन, जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे, तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और एक तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब जो गड़बड़ हो जाती है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। दुनिया में हमारे पहले ये सरकार, ये राजघराना, ये इनकी पैतृक संपत्ति है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक चाय वाला आकर के बैठ गया, ये पचा नहीं पा रहे हैं। पहले दिन से ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये संभव है। अब देखिए, हिंदुस्तान में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं है।
बाकी सबके सब प्रधानमंत्री भले किसी भी दल से बने हो, लेकिन उनका गोत्र कांग्रेस का था। अब पहली बार जब दूसरे गोत्र के व्यक्ति आए हैं तो उनका चाल क्या होगी, उनके तरीके क्या होगी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे करें। बाकी तो उनके जाने पहचाने चेहरे थे तो अपना रास्ता खोल देते थे। अब एक मोदी एक ऐसी परंपरा से आया है कि जहां उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, क्या देश में लूट चलने देनी चाहिए? आप हैरान होंगे, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां हमने थोड़ी मदद ली सबकी, उन्होंने हमारी मदद भी की। जो हमारे साथ नहीं है वो तो आज भी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। करीब 8 करोड़ नाम हमने ऐसे निकाले हैं, बिल्कुल फर्जी नाम। 8 करोड़ लोग जिनका जन्म ही नहीं हुआ लेकिन सरकारी दफ्तर में वो बड़े बन गए, बेटी पैदा नहीं हुई बड़ी बन गई, शादी हो गई, विडो हो गई, विडो पेंशन जाना शुरू हो गया। मैं समझा पा रहा हूं आपको? बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिल हो गया, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, मध्याह्न भोजन का खर्चा लगने लग गया। 8 करोड़ लोग अभी तक तो मेरे हाथ में आए हैं और करीब 1 करोड़ 15 लाख ये आदान में रकम चोरी होती थी। अब 1 लाख करोड़ रुपया करीब इसी में चोरी हो रहा। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास, किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1 लाख करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आधार, बैंक अकाउंट, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी? जाती होगी नहीं जाती होगी? तो हमारी योजना है डीबीटी, उनकी योजना भी थी डीबीटी। अगर मेरे सागे चौकीदार देश में फर्स्ट टाइम वोटर की प्रतिशत, किसको वोट दे वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बननी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंचा हूं जहां मैं अब हिंदुस्तान के निर्णय करने का हकदार बन गया हूं। ये काम हम अवश्य करें। और दूसरा, एक तरफ जूट की फैक्ट्री चली है, रोज नए नए जूट प्रोडक्ट होते हैं, सत्य पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। अब सत्य की जानकारी पानी है तो आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होती है। उस तथ्यात्मक जानकारी को आगे पहुंचाइए। आप देखिए, इस चुनाव के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तंदुरुस्त माहौल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस काम को आप करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ उड़ीसा वासियों को जय जगन्नाथ। जी हाँ, आज आप सब यहाँ शामिल हैं जो मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आप सब हिस्सा बने हुए हैं। हमें घर में भी आप सब देख रहे हैं, आप सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। आखिरी सवाल का समय आ गया है और आखिरी सवाल आएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से। वी आर कनेक्टेड, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मेरा नाम कीपा मीत है। जय हिंद। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इन चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली हूँ। तो आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके अगले 5 वर्षों
के लिए एजेंडा क्या है आपका, और मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वहां देशभक्ति इतनी लबालब भरी हुई है कि आप वहां के नागरिकों को मिलेंगे तो आपको वो ग्रीट करते हैं जय हिंद से। जय हिंद बोल करके आपका जैसे हम नमस्ते बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, वो जय हिंद बोलते हैं। ऐसी देशभक्ति